गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। हम कॉन्ट्रैक्ट सेकंड के अंतर्गत सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ रहे हैं। सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। इससे पहले वाली क्लास में हमने देखा था कि एक्ट का निर्माण क्यों हुआ है, इसकी क्या हिस्ट्री रही है, क्या अधिनियम बनाने की आवश्यकता थी, क्या पहले से लॉज थे, ये हम सारा कुछ पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे एक्ट के अंतर्गत, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि इसके अंतर्गत 7 चैप्टर हैं और 66 सेक्शन है जो अलग अलग रिलेशन रखते हैं। कभी सेल ऑफ गुड्स के बारे में बताया गया है, क्या उसकी इम्प्लाइड या एक्सप्लाइड शर्तें होगी, उसकी फॉर्मेलिटीज़ क्या होगी, सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कंडीशन एंड वारंटी, प्राइस के बारे में, और इफ़ेक्ट क्या होगा कॉन्ट्रैक्ट का, उसके बारे में पढ़ेंगे हम। इफ़ेक्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल यानी कि आपने क्या कर दिया, अंतरण कर दिया है उस चीज़ का, परफॉर्मेंस कैसी होगी कॉन्ट्रैक्ट की, और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे अनपेड सेलर, राइट्स ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द गुड्स के बारे में पढ़ेंगे कि अनपेड सेलर का कौन से अधिकार है, क्या लियन का है या अभिवन में रोक सकता है, स्टॉपेज इन ट्रांसिट या ट्रांसफ़र बाय बायर एंड सेलर। अब ब्रीच हो गया कॉन्ट्रैक्ट तो उसके लिए क्या है, अलग अलग प्रकार के जो भी हैं व्यवस्थाएं हैं, हम इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम आज बात करते हैं, उस दिन मैंने बताया था पिछले वाले वीडियो में कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 का है, संख्यांक इसका 3 है, ऑब्जेक्ट आपको बता चुकी हूँ। आज पहले चैप्टर की बात करेंगे जिसमें सेक्शन 1 क्या कहता है, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट, यानी कि संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। यह अधिनियम क्या कहलाएगा, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 कहा जाएगा। दूसरा पॉइंट कह रहा है, एक का क्लोज 2 क्या कहता है, जम्मू एंड कश्मीर राज्य के सिवाय ये पहले के हैं तो अब क्या है, गजटेड में प्रकाशित हो चुका है कि सभी एक्ट सब व्यवस्था में लागू होंगे जब तक कि कोई विपरीत व्यवस्था न हो। इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया, जो लिखा गया है नीचे, एक्सपेक्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब बात आ रही है कि कब से एनफोर्स हुआ। मैंने पहले वाली क्लास में बताया था कि बहुत ही इजी डेट है 1 जुलाई 1930, जब आपके स्कूल कॉलेज स्टार्ट होती हैं तो 1 जुलाई का दिन क्या है, माल विक्रय अधिनियम के जो लॉज है, एनफोर्स है, जो सब जो कॉन्ट्रैक्ट होगा माल के विक्रय से संबंधित चल जो है संपत्ति उसके संबंध में, तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट उस पर अप्लाई होगा। तो ये बात होगी सेक्शन 1 की। जो मोस्ट चैप्टर पढ़ेंगे आज हम सेक्शन 2, यानी कि डेफिनेशन ऑफ दिस एक्ट। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि डेफिनेशन क्लोज बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आगे जो भी लॉज पढ़ेंगे उस अर्थ का, शब्द का मीनिंग क्या होगा उसके बारे में हम पहले ही जानकारी ले लेते हैं। तो डेफिनेशन में क्या कहते हैं कि इस अधिनियम में जब तक कोई बात विषय या जब तक कोई भी बात विषय या संदर्भ में विरुद्ध न हो। अब क्या कह रहा है, हम बात कर रहे हैं पहले कि सेल ऑफ गुड है तो एक बायर होगा और एक सेलर होगा, यानी कि बेचने वाला और खरीदने वाला, जो माल को बेच रहा है और जो माल को खरीद कर रहा है। तो सेक्शन 2 का क्लोज 1 कहता है, बायर के बारे में डेफिनेशन करता है, और जब 2 का 13 पढ़ेंगे तो वह सेलर के बारे में बात करता है। तो 1 और 13 हम साथ में पढ़ेंगे कि 1 का मतलब क्या हो गया, बायर, और 2-13 का मीनिंग आता है सेलर, यानी कि विक्रेता, क्रेता और विक्रेता। तो बायर मीन्स क्या होगा, पर्सन हु बाइज और एग्रीज टू बाई गुड्स, यानी कि माल का क्रय करता है और क्रय करने का एग्री करता है, तो वो क्या कहलाता है, सेलर कहलाता है। फिर बात आती है, जैसे कि मैंने कहा साथ में पढ़ेंगे 1 और 13। तो सेलर क्या करता है, सेलर का मीनिंग क्या हो गया, मीन्स ए पर्सन हु सेल्स और एग्री टू सेल्स गुड, वो बाई और एग्री टू बाई गुड्स, और ये क्या हो गया, सेल और एग्री टू सेल गुड्स, यानी कि माल को जो बेच रहा है वो विक्रेता और जो माल को खरीद कर रहा है, क्रय कर रहा है, वह क्रेता कहलाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। सेलर और बायर, जो सामान्य भाषा में हम माल खरीदने जा रहे हैं तो हम क्या हो गए, बायर हो गए, और जो बंदा है जो शॉप में है कहीं पे भी है तो वो क्या हो गया, सेलर कहलाएगा। दूसरी बात आती है सेक्शन 2 का क्लोज 2 क्या कहता है, डिलीवरी। डिलीवरी का मीनिंग हम सामान्य शब्दों में समझे कि जो सामान जिसका पोजेसन मेरे पास है, अब जो भी मेरे को कीमत का भुगतान कर दिया तो वो पोजेसन क्या है, दूसरे व्यक्ति के पास चला जाता है, तो वह क्या कहलाती है, डिलीवरी कहलाती है, यानी कि कब्जे का परिधान। आप क्या करते हो, मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में चलता है तो मूवेबल प्रॉपर्टी को एक हाथ से दूसरे हाथ में आपने उसको दे दिया है, पोजेसन क्या हो गया है, पोजेसन चेंज हो गया है, तो वह क्या कहलाती है, डिलीवरी
कहलाती है। तो ये क्या कह रहा है, डिलीवरी मीन्स वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजीशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को क्या हो गया है, पोजीशन का स्वेच्छा अंतरण हो गया है, तो वह डिलीवरी कहलाती है। क्लियर। जैसे कि हम दुकान पे जाते हैं पेन खरीदने कि भैया ये पेन देना, ठीक है, पेन उसने दे दिया और अपन ने क्या कर दी, उसकी कीमत चुका दी। तो कीमत चुकाने पर क्या हो गया, कीमत चुका दी हमने, तो कीमत चुकाने पर क्या हो गया, उसको वह पोजीशन आपको देना पड़ेगा। तो क्या हो गया, परिदेय स्थिति यह हो गई। थर्ड आ रहा है, माल की परिदेय स्थिति, गुड्स आर सेड टू बी इन अ डिलीवर्ड स्टेट, कि डिलीवर्ड स्टेट में कब माना जाएगा। हमने पढ़ा था 2 में तो डिलीवरी, और डिलीवर्ड स्टेट क्या मानी जाएगी, कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि जो बायर है उसको लेने के लिए क्या हो गया, बाउंड हो गया, किसके दिन, बाई कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा बाउंड हो गया है कि वह उससे अब डिनाई नहीं कर सकता है। तो माल का परिदेय स्थिति में होना कब कहा जाएगा, जब ऐसी स्थिति है कि संविदा के दिन वह आबद्ध हो रहा है। अब आगे हम बात करेंगे सेक्शन 2 का क्लोज 4। हम 3 पढ़ चुके हैं, बायर, डिलीवरी और माल की गुड्स आर सेड टू बी अ डिलीवरेबल स्टेट। सेक्शन 4 हम पढ़े डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स, यानी कि माल पर हक की दस्तावेज। इसके अंतर्गत सिंपल सी लैंग्वेज में मैं समझा रही हूँ आपको। जैसे कि हम कहीं पे जा रहे हैं, जैसे कि मिलन जयपुर के अपने बहुत काम रहता है, जयपुर को क्या करना है, हमने कोई सामान है वहाँ पर पहुँचाना है, तो हम क्या करेंगे, जो भी ट्रेवल्स एजेंसी उसके पास जाएंगे और उसका भुगतान करेंगे, और एक जो स्लिप है वो आपको दे दी जाएगी, और जो स्लिप जिस व्यक्ति को सामान भेजना है एक मैसेज उसके पास भी चला जाएगा, यानी क्या होगी, उस चीज़ का एक रजिस्टर्ड चीज़ हो गई कि ये सामान उसके पास है। तो वो क्या हो गया, उसको क्या माना जाता है कि डॉक्यूमेंट के टाइटल ऑफ गुड उसके पास है, पोजेशन या नियंत्रण उस व्यक्ति के पास है। जैसे कि अब जैसे वर्ड आ रहे हैं, वहल पत्र, डाक वारंट, बांडीकारी प्रमाण, घाटवाल के सर्टिफिकेट, घाटवाल का यानी कि जो जहाज़ पर जो सामान लाते हैं, जैसे कि एक बंदरगाह से दूसरे को देना है, एक देश से दूसरे देश को पहुंचाना है, तो क्या कर दिया, सामान को आपने जहाज़ पर लाद दिया, तो वहाँ पर क्या मिल गया, आपको एक एबिलिटी मिल जाएगी। तो उसको क्या कहते हैं, ये सारे नाम उसके, रेलवे में सामान चढ़ा है तो रेलवे वाला रिसिप्ट देगा, ट्रांसपोर्ट में है तो जो भी उस व्यक्ति, वो स्वयं बंदा हो या उस पर पोजेशन रखने वाला कोई उसका एजेंट हो, तो ये क्या दिखाता है कि उसको क्या कर लिया, रसीद जो पृष्ठांकित हो गया, एंड्रोस हो गई है, तो उसका मतलब क्या हो गया कि किस बंदे का उस पर भी हक है, तो ये वह बताता है। रेल की रसीद हो गई। घाटवाल का मीन क्या होगा, समुद्र पर जो सामान लेते हैं। डाक वारंट जो पोस्ट ऑफिस में देते हैं, तो इसका मीनिंग ये हो गया कि माल पर जो हक की दस्तावेज रखता है उसने एंडोर्स कर दिया, तो वो क्या माना जाता है कि वही उसी व्यक्ति का कारोबार के मामूली अनुक्रम में भी पोजेशन में है। ठीक है, फिर बात आती है सेक्शन 2 का क्लोज 5 कहता है फॉल्ट के बारे में। फॉल्ट मीन्स क्या है, रॉन्गफुल एक्ट और डिफॉल्ट। आप कोई रॉन्गफुल एक्ट कर रहे हैं तो वो फॉल्ट में शामिल होगा, या क्या कर रहे हैं, आपको डिफॉल्ट कर रहे हैं तो वो भी इसके अंदर शामिल होगा। अब बात आ रही है गुड्स के बारे में, यानी कि फ्यूचर गुड्स। गुड्स तो पढ़ेंगे, लेकिन फ्यूचर गुड्स क्या होता है। फ्यूचर गुड्स का मीन्स गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस्ड और एक्वायर्ड बाय द सेलर आफ्टर द मेकिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। आफ्टर का मीनिंग कि आपकी संविदा हो चुकी है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की, उसके बाद आप उसको क्या करोगे, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोड्यूस और एक्वायर करोगे, तब क्या माना जाएगा, वह फ्यूचर गुड्स माना जाएगा। यानी कि एट प्रेजेंट की स्थिति में वह माल नहीं है, वह संविदा के बाद उत्पादित होगा, विनिर्मित होगा या एक्वायर होगा, तो वह क्या माना जाएगा, फ्यूचर गुड्स माना जाएगा। तो हम डेफिनेशन क्लोज 2 से 6 तक पढ़ चुके हैं। अगली वाली क्लास में और पढ़ेंगे 15, इसमें कुल मिला के 2 में 15 जो है डेफिनेशन का क्लोज है। तो आज हमने 1 से लेके क्या पढ़ लिया है, 7 तक, 6 तक का क्या पढ़ लिया, फ्यूचर गुड्स तक पढ़ लिया है। तो उसको आराम से देखना, और न समझ में आए तो ज़रूर पूछ लेना। और फिर आ रहा है, धन्यवाद, थैंक यू ऑल ऑफ यू।